तो स्टूडेंट आप सभी लोगों का मैं एक बार फिर से वेलकम करता हूं आप लोगों का रेलवे जॉब एक्सप्रेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो चलेगा, इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पार्ट वाइज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज जो हमारे पास है वो है आपका क्या, जैसे कि आप मेरे पास स्क्रीन पे देख पा रहे हो, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, यानी वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जब लास्ट टाइम पे मैं पिछले लेक्चर में आप अगर फॉलो करते हुए आ रहे हो तो 2 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि जो 26 जनवरी 1950 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है लागू होता है, तो उसमें कितने आपके 22 आपके क्या थे पार्ट थे, जिसमें 395 आपके आर्टिकल थे और 12 क्या सॉरी 8 उसमें क्या थे शेड्यूल थे, जो कि वर्तमान में ये 25 पार्ट हो गए। ये आपके 448 के आसपास आपके आर्टिकल हो गए और जो शेड्यूल है वो कितने हो गए 12 हो गए। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन कौन से हैं और जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ चीजें अगर रह भी जाएगी तो भी हम लोग उसको क्या करेंगे कवर करेंगे। ठीक है, चलेगा। जैसे कि कौन सा पार्ट है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों बोथ साइड में आपको देखने को मिल रहा है भाई कि इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2, पार्ट 2 में क्या दिया गया सिटीजनशिप दिया गया कि भारत में आपको नागरिकता कैसे मिलती है, ठीक है ना, आपकी नागरिकता कैसे समाप्त होगी और 26 जनवरी 1950 के बाद क्या व्यवस्था की गई है। कोई विदेश में रह रहा है और वो कभी माता पिता उनके भारतीय रहे तो उनको भारत में क्या या इंडियन ऑर्गन कहते हैं ना, तो सारी चीजें आपका इसमें दिया गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं आर्टिकल की तो ये 1 से लेकर आपके कहां तक है 4 तक है, तो वो आगे पढ़ लेंगे। जैसे कि सिटीजनशिप आपका 5 से लेकर 11 तक दिया गया। फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो ये 12 से लेकर आपके 35 तक व्यवस्था दी गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से लेकर आपका 51 पार्ट 4 में दिया गया राज्य के नीति सिद्धांत। उसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटी ये 4A के अंदर आपका आर्टिकल 51A के अंदर व्यवस्था दी गई। यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे, सॉरी यूनियन की बात, संघ की बात करें कि संघ का एग्जीक्यूटिव पावर, जो आपका जुडिशरी पावर, ये सारी चीजें आपका कहां पर आर्टिकल 5 में जैसे हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा भी बीच में बाकी चीजें हैं जिसको हम लोग इंपॉर्टेंट आर्टिकल में कवर कर लेते हैं। सीधे हम लोग देखते हैं पंचायती राज को। फिर आपका कौन सा आर्टिकल जो सॉरी पार्ट 11 जो है उसमें क्या दे रखा है रिलेशन बिटवीन स्टेट यूनियन टेरिटरी और आपका यूनियन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जैसे 12 है तो 12 में क्या है कि व्यवस्थाएं आपके फाइनेंस की, जैसे आपका फाइनेंस कमीशन 280 के अंदर, तो वो हम लोग आर्टिकल 12 में, तो ये लगभग आपका मिलता जुलता। ठीक है, जैसे आपका पार्ट 14 है इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन है, पार्ट आपका 15 है इसमें इलेक्शन कमीशन दिया गया निर्वाचन आयोग, और पार्ट 16 में क्या है स्पेशल प्रोविजन ऑफ सर्टेन क्लासेस, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, जैसे कि SC ST के लिए लोक सभा में और राज्य विधानसभाओं में क्या दिया गया आपका रिजर्वेशन की बात की गई है, तो वो भी देखना है भाई आपने। चलेगा, अब बात करेंगे जैसे पार्ट 17 है प्रोविजन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी प्रोविजन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज का राजभाषा का या जो आधिकारिक भाषा का प्रावधान दिया गया, जिसमें क्या क्या है वो सारी चीजें हम लोग पार्ट 17 में पढ़ते हैं। पार्ट 18 में आपातकालीन व्यवस्था दे रखी है आपकी। उसका पार्ट आपका 20 में अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, और 21 में क्या है आपका स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट। समझो 21 में क्या दिया गया कि राज्यों के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई। और याद रखिएगा ये व्यवस्था जो हम लोग कह रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एट द 22 पार्ट, एट द प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 25 पार्ट है। एट प्रेजेंट कितने हैं 25 पार्ट है, जबकि भारतीय संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को तो मूल संविधान में कितने पार्ट थे, तो आपके टोटल पार्ट की संख्या थी 22। ठीक है, तो इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप हर एक पार्ट को पढ़ने की संभवतः कोशिश करेंगे, लेकिन वो तब आएगा जब आप वीडियो देख रहे हो और उसके बाद कमेंट्स बॉक्स में अपने फीचर्स देते, अपने फीडबैक दे रहे हो, सॉरी फीचर नहीं फीडबैक देते हो कि सर यहाँ पे थोड़ी समस्या हो रही है, इसके बारे में आप सवाल पूछिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा संभवतः हर टॉपिक से जुड़ा हुआ आपका सवाल कि प्रीवियस ईयर में इस तरह का सवाल इस एग्जाम में पूछा गया था वो भी इसमें रखने वाला हूं। ठीक है, चलेगा। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन से आपके सवाल पूछ लिया पार्ट से, इस पार्ट से मैंने यहाँ पे एक ही सवाल को रखा हुआ है क्योंकि स्टार्टिंग टाइम है,
आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। इस पार्ट में क्या लिखा कि भारतीय संविधान के भाग 9 में क्या व्यवस्था शामिल की गई। तो भाग 9 में अभी आपने देखा ना, क्या दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था दी गई है। और वैसे भी पंचायती राज व्यवस्था पहले नहीं थी, इसको क्या किया गया, आपने 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा क्या किया, जोड़ा था, ठीक है। यानी आपने क्या कर दिया भारतीय संविधान में, पंचायती राज को शामिल किया और पंचायती राज को आपने संवैधानिक दर्जा दे दिया, संवैधानिक इसको दर्जा दे दिया, ठीक है ना। अब संवैधानिक दर्जा दिया पंचायती राज को, जिसे पूरे भारत में कब लागू कर दिया, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। बाकी पंचायती राज किस में जोड़ा गया, तो ये तो आपके भाग 9 में आर्टिकल 243 के अंदर ये व्यवस्था दी गई है। और शेड्यूल की बात करेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 11 में ये व्यवस्था आपने क्या कर दी, शामिल कर दी, ठीक है ना। चलिए, तो इन पे हम लोग आगे बात करते रहेंगे जब आपका पार्ट में चलेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट वाला टॉपिक हमारा चल रहा है, यानी कि जो महत्वपूर्ण भाग है वो चल रहे हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं आपके आर्टिकल 1 से लेकर 11 तक, सॉरी 4 तक आपका। और इसमें क्या दिया गया, भारतीय संविधान का भाग 1 क्या कहता है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी कि संघ और उसका क्या है, क्षेत्र है। तो ये व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और मैं उमेश रावत आप लोगों को ये सारी चीजें बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपसे कहा ना कि जरूर कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा जहां चीजें समझ में नहीं, जैसे लास्ट टाइम पे एक बच्चे ने कहा था कि सर आप थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हो या चीजें हमें क्लियर नहीं दिख रही। थोड़ा एक तो क्या है ना, हम कोशिश तो संभवतः कर रहे हैं कि सब कुछ बेहतर किया जाए। अब ब्राइटनेस कभी कम कभी ज्यादा हो जाती है, तो वो भी कारण हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वही कारण हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कहीं पे दिक्कत होगी तो हमने कोशिश करी है कि चीजों को रखा जाए पहले से, ठीक है। अब क्या देखेगा, भारतीय संविधान के अंदर आप क्या पढ़ते हो, भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में पढ़ते, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर कितने तक, आपका 4 तक है, जिसमें हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत या इंडिया यहां पे क्या कहा गया कि जाना जाएगा, भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, इंडिया क्या है आपका, यूनियन ऑफ स्टेट, या हम लोग कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टेट। भारत के किसी भी राज्य को ऐसा नहीं कह सकता है कोई राज्य कि नहीं बाबू हमारे पास श्रीलंका पास में है, हमारे नेपाल पास में है, हम उसके साथ समझौता कर लेते हैं। और क्योंकि विदेशी मामले किसको दे रखे, आपका केंद्र के पास दे रखे, ठीक है। तो यही तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, भारतीय संविधान में यही तो बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 2 है ना, वो क्या कह रहे हैं, राज्य और उसके केंद्र शासित क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में रखा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 1 में जो व्यवस्था रखी गई है, यानी कि उसी के तहत हम भारत के अंदर, भारतीय क्षेत्र के अंदर उसी को देखेगा राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र कहेंगे, जिसके बारे में आपका शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया होगा, ठीक है ना। उदाहरण के लिए जैसे कि आपका 16वां राज्य नागालैंड बना, तो भाई उसकी चर्चा कहां पे आपका शेड्यूल 1 में की गई है, समझो। आपका 22वां राज्य आपका सिक्किम बनता है, तो उसकी चर्चा कहां पे की गई है, शेड्यूल 1 में की गई है, भारत के भाग 1 में की गई है, और आपका आर्टिकल 1 में की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 क्या कहते हैं। आर्टिकल 3 कहते हैं नए राज्यों का गठन, भारत के राज्य की सीमा क्षेत्र में नाम परिवर्तन की व्यवस्था। क्या कहा गया आपका, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बाउंड्री एरिया ऑफ इंडियन स्टेट, प्रोविजन फॉर द चेंज नेम। यानी जैसे कि एग्जाम्पल के लिए किसी राज्य का नाम परिवर्तन होना है, तो वो नाम परिवर्तन कौन करेगा भाई, भारत में संसदीय व्यवस्था है,
संसदीय व्यवस्था के तहत, पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत राज्य का नाम पर, जैसे पहले आपने उत्तरांचल सुना, उत्तरांचल आज क्या है, उत्तराखंड है। 2007 से पहले उत्तरांचल था, अब उत्तराखंड है। कभी कर्नाटक मैसूर हुआ करता था, 1972 में क्या बन गया, कर्नाटक बन गया। मतलब नाम चेंज हो गया आपका, ठीक है। पहले क्या था, मैसूर था, बाद में कर्नाटक बन गया। तो ये आर्टिकल क्या है आपका, 3 के तहत प्रावधान दिया गया कि देखिएगा, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन का जो प्रस्ताव है, जो ड्राफ्ट है, वो सदन में किसी भी हाउस में आप पेश कर रहे हो, पेश करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। पूछा गया ना, देखिएगा, बिफोर प्रेजेंटिंग नेसेसरी दिया गया आपका, बिफोर प्रेजेंटिंग परमिशन लेना, परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नेसेसरी बिफोर प्रेजेंटिंग द प्रपोजल फॉर द चेंजिंग ऑफ नेम एनी स्टेट इन द हाउस। आप सदन में पेश कर रहे हो, आप किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा में लेके आओ, राज्यसभा में लेके आओ, लेकिन पेश करने से पहले ड्राफ्ट के संबंध में राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। एक बार आपका राष्ट्रपति की अनुमति दे दी तो यह प्रस्ताव संसद में सिंपल अमेंडमेंट के द्वारा पास किया जाएगा। सिंपल अमेंडमेंट क्या होता है, तो ये भाग जब 20 पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि भारतीय संविधान में कैसे कैसे करके आपका संशोधन होता है। साधारण संशोधन क्या होता है, विशेष अमेंडमेंट क्या होता है, और विशेष के साथ साथ राज्यों का अनुमोदन। क्योंकि भारतीय संविधान में 3 तरीके से क्या होता है आपका अमेंडमेंट होता है। पहला अमेंडमेंट कौन सा आपका, सिंपल अमेंडमेंट, जो यहाँ पे बात की जा रही है। दूसरा स्पेशल अमेंडमेंट, और तीसरा स्पेशल के साथ साथ राज्यों की भी क्या चाहिए, उसमें अनुमोदन या अनुमति चाहिए, वो भी कितना, 50%। जैसे जीएसटी आया था, उसमें राज्यों का क्या हो रहा था, रेवेन्यू समाप्त हो रहा था, ठीक है, तो उसमें राज्यों की भी परमिशन की आवश्यकता थी, ठीक। तो इसका एग्जांपल बताया आपको कि उत्तरांचल का नाम देखिएगा 2007 में भारतीय संसदीय व्यवस्था के अनुसार क्या कर दिया गया, उत्तराखंड किया गया, इसी के तहत आपका। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है भाई, आपके पास सवाल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के अंदर अगर आपको इस जगह से सवाल पूछते हैं कि आर्टिकल 1 में जो व्यवस्था दे रखी है, तो उसके तहत बिल्कुल सही बैठता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है, ये क्या कहता है, अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है भाई आपका, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट नोन एज भारत, या हम क्या कहेंगे, इंडिया। भाई भारत इस नाम से जाना जाएगा, आधुनिक नाम जो रहेगा वो क्या रहेगा, इंडिया, और वैसे हम किस नाम से जानते हैं, भारत के नाम से जानते हैं। आर्टिकल 1 में यह व्यवस्था दे रखी है आपकी, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ स्टेट की बात की गई है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है, या इसकी सही भाषा में बात करेंगे तो राज्यों का संघ, ऐसा भी नहीं कहा गया। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द फर्स्ट शेड्यूल, ये भी नहीं कहा गया, ये तो आपका कहां पे कहा गया भाई, आर्टिकल 2 में कहा गया ये तो, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन की बात की गई है। और देखिएगा, बाउंड्री एरिया ऑफ इंडियन स्टेट प्रोविजन फॉर द चेंज ऑफ नेम, नए राज्यों का गठन और भारतीय राज्य का सीमा क्षेत्र नाम परिवर्तन का प्रावधान क्या है आपका दिया गया। तो आर्टिकल 3 के अंदर ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो आपका क्या है, जो भी क्वेश्चन है उसका आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप किसी राज्य के नाम में बदलने का प्रस्ताव सदन में क्या करते हो, पेश करते हो, तो पेश करने से पहले किसकी अनुमति की आवश्यकता है, पेश करने से पहले आपको किसकी अनुमति की आवश्यकता है। तो भाई देखो, पेश करने से पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की, समझो आपका भारतीय दिखेगा, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना आप पेश नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये क्या है आपका आवश्यक है, भारत के राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है पेश करने के लिए, अगर आप हाउस में इसको पेश कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये तो थे आपके पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या दिया गया था आपका, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2, भारत में नागरिकता। भाई नागरिकता कैसे प्राप्त हुई, आपको भारत की नागरिकता कैसे मिली, आपको भारत की नागरिकता
आपने कहा कि सर हमें तो जन्म से मिल गई। अगर आपको जन्म से मिली, आपका कहने का मतलब है कि जो भी 26 जनवरी के बाद 1950 के बाद भारत में जन्मेगा उसको जन्म से भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा आपका कहना है। ठीक है, लेकिन ऐसा संभव तो कोई विदेशी जो भारत में नौकरी कर रहा है, कोई जो भारतीय राजदूत के तौर पर, देखिएगा भारत में अलग अलग देशों के क्या होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, राजदूत होते हैं, तो ये क्या उनके बच्चों पे भी लागू होगा? तो यही तो हम चीजें पढ़ेंगे आगे। समझो कहां पे अपवाद हो जाता है कि आपने कहा कि हमने भारत में जन्म लिया इसलिए जन्म से हमें भारत की नागरिकता मिल गई, लेकिन उसके पीछे क्राइटेरिया है, कोई माता पिता में से कोई अगर एक भारतीय है तब आपको भारत की क्या होगी, नागरिकता मिलेगी। समझो, ये जन्म से भारत की नागरिकता की जो हम बात कर रहे हैं कि बाय बर्थ आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल रही है, तो ये संभव किसके लिए अपवाद है? जो विदेशी भारत में नौकरी करने के लिए आया है और उसकी भारत की नागरिकता उसके पास नहीं है, या नौकरी करने के लिए कह तो रहा हूं, एम्बेसडर है ना, जो एम्बेसडर है वो भारत के अंदर क्या कर रहा है, आपका जॉब कर रहे हैं। ठीक है, चलेगा। तो देखेगा सिटीजनशिप, सिटीजनशिप के संबंध में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है कि नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान दिया गया है और कह रहा है कि आपका 26 जनवरी 1950 के बाद भारतीय क्षेत्र में जन्मे सभी नागरिकों, यानी कि बच्चे जन्म से ही भारतीय नागरिकता प्राप्त करते हैं। नोट में क्या कह रहे हैं, यह व्यवस्था विदेशी राजदूत के बच्चों पर लागू नहीं होगा। मैंने कहा था ना कि यहां पे अगर कोई भारत में नौकरी करने आया है, उसके पास भारत की नागरिकता नहीं है, समझो, तो अब वो भारत की नागरिकता कैसे ग्रहण कर सकता है? तो 1955 के अधिनियम के तहत था कि लगातार वो भारत में 7 वर्षों तक रह रहा है तो वो क्या कर सकता है, पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ले सकता है। लेकिन अब क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया। उस अमेंडमेंट में कहा गया कि लगातार 12 वर्षों तक अगर भारत में रहता है तो उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अगर वो क्या करता है, आपका रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो ऐसा किया जा सकता है। ठीक है ना, चलिए अब देखेगा भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया था? पहली बार 1955 में आया था। आप भारत की सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं? तो यहां पूछा गया ना, इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए बाय बर्थ आपको जन्म से ही भारत की नागरिकता मिल सकती है यदि माता पिता में से कोई भी एक क्या है, भारतीय है, तब यह संभव है। माता पिता में से कोई एक क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। रजिस्ट्रेशन क्या कहता है कि आप लगातार 7 वर्षों तक, लेकिन ये समस्या क्या हो गई, ये 1955 के अधिनियम के तहत था। अब तो बदल गई कहानी। अब क्या हो गया कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ सिटीजनशिप के संबंध में और नागरिकता के विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसका है, भारतीय संसद का, यानी पार्लियामेंट्री व्यवस्था के तहत ही ऐसा किया जा सकता है। लेकिन जो अब आपका अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट के द्वारा 12 वर्ष का मतलब आप 11 साल तक लगातार भारत में काम कर रहे हो और आप 11वें साल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो भारत की नागरिकता के लिए, लेकिन 365 दिन तक, लास्ट के ईयर में 365 दिन तक आपको कोई भी मूवमेंट नहीं करनी, यानी कि आप वापस किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो ऐसा नहीं करना, फिर आपको जीरो से करना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो याद रखेगा आपको भारत की नागरिकता अब क्या है, 12 साल रुकना पड़ेगा। ठीक है, पहले 7 वर्ष रुकना पड़ता था। नेक्स्ट देखेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 6 कहता है, 6 क्या कहता है, रिगार्डिंग टू सिटीजनशिप ऑफ पीपल हु कम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। पार्टीशन के बाद, विभाजन के बाद जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनको कैसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, इस संबंध में अनुच्छेद 6 में चर्चा की गई है। समझो, अनुच्छेद 6 के अंदर क्या की गई, आपकी चर्चा की गई, याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूं आपका, जैसे अभी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया,
एनआरसी आया, तो वो आपका आर्टिकल 5 के अंदर आपने क्या करा, अमेंडमेंट किया। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश यहां पर रहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग भारत की नागरिकता ले सकते हैं। और एनआरसी क्या कहता है कि यदि आपके पास भारत में रहने के लीगल डॉक्यूमेंट है तो ही आप भारत में रहोगे, नहीं तो आपको भारत से वापस कर दिया जाएगा या वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलेगा। विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के संबंध में दिया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 8 क्या कहता है, भारतीय मूल के नागरिकों के अधिकार के संबंध में। अब सर भारतीय मूल के कौन है, मैं कह रहा हूं कि कमला हैरिस। आपने कहा कि ऋषि सुनक के बारे में कि ये भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के मतलब इनके माता पिता भारतीय रहे हैं लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को भारत की नागरिकता नहीं दी है। तो इस तरह के लोगों को भारत सरकार, इस तरह के नागरिकों को भारत सरकार कुछ मदद देती है या इनको कुछ अलग सा प्रावधान है? बिल्कुल है। माता पिता में से कोई भी भारतीय रहा हो, बच्चों के पास विदेशी नागरिकता है, तो उनको हम क्या कह रहे हैं, इंडियन ऑर्गन कह रहे हैं। उनके लिए भारतीय गृह मंत्रालय के द्वारा क्या किए जाते हैं, आपका कुछ कार्ड जारी किए जाते हैं और उन कार्ड में से कुछ क्या है, आपका PIO कार्ड है, IOC कार्ड है या OIC कार्ड है। ये क्या होते हैं देखिएगा, इशू भाई आपका किसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। पर्सन ऑफ इंडियन ऑर्गन, इंडियन ओवरसीज सिटीजन हो गया और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अब सोचिएगा, कोई भारतीय मूल का बच्चा है जो भारत में स्टडी के लिए आना चाहता है, रिसर्च के लिए आना चाहता है, घूमने के लिए आना चाहता है, कोई पत्रकारिता के लिए भारत में आना चाहता है, तो उनके माता पिता भारतीय रहे हैं लेकिन उसको भारत की नागरिकता नहीं ली उन्होंने। भाई जैसे आपका रचित रविंद्र है जो अभी चेन्नई सुपर किंग्स से भी खेलते हैं, न्यूजीलैंड से भी खेलते हैं, माता पिता उनके कहाँ के हैं, बेंगलुरु से यानी कर्नाटका से। अब उन्होंने अपने बच्चों को भारत की नागरिकता दी नहीं क्योंकि वो न्यूजीलैंड की नागरिकता है उसके पास। रचित रविंद्र भारत में क्रिकेट सीखने आता है तो भारत सरकार यानी भारत का गृह मंत्रालय उनके लिए ये कार्ड जारी कर सकते हैं जिससे कि वो भारत में भाई लंबे समय तक भी रह सकता है। नहीं तो हमारा पॉलिसी होती है ना, वीजा पासपोर्ट की आवश्यकता होती है, पॉलिसी होती है, उसके तहत 2 महीने 3 महीने 4 महीने जिस भी आधार पर आए, स्टडी वीजा पे आए तो स्टडी के हिसाब से रहेगा। लेकिन अगर कोई भारतीय मूल का है तो उनके लिए क्या आपका स्पेशल प्रोविजन है, विशेष क्या है आपका प्रावधान है। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं उससे पहले इस अनुच्छेद 9 को देखिएगा। यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो स्वतः ही उसकी क्या हो जाएगी, भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्या कह रहा है आर्टिकल 9, देखिएगा, इफ पर्सन टेक सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री देन हिज इंडियन सिटीजनशिप विल बी एंड। आपने विदेशी नागरिकता ले ली और इस आधार पर स्वतः ही भारत की नागरिकता आपकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, आर्टिकल 9 कहता है। उसी तरह से देखिएगा, अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जैसे अक्षय कुमार, आप कहते हैं कि सर इसका एग्जांपल है अक्षय कुमार, तो उनकी नागरिकता समाप्त क्यों नहीं। अक्षय कुमार आर्ट एंड कल्चर में यानी संस्कृति के क्षेत्र में विश्व भर में क्या कर रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वजह से उनके पास दूसरे देश की नागरिकता भी है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, मैंने आपसे कहा था अभी रिसेंटली जब मैं आर्टिकल 5 पढ़ा रहा था उसमें कह रहा हूं कि भारत के अंदर पहले 1955 के अधिनियम के तहत क्या था कि 7 वर्षों तक कोई व्यक्ति लगातार भारत में रह रहा है तो भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। और अभी मैंने थोड़ी देर में क्या कह दिया कि उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसको 12 वर्ष भारत में हो गए काम करते करते, वो भारत की नागरिकता ग्रहण करने के लिए एलिजिबल है। इस पर कानून कौन बनाएगा, नागरिकता के संबंध में कानून कौन बनाएगा। जैसे आपने कहा कि सर जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है ये कौन लेके आया, समझो, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA, नागरिकता जो क्या है आपका संशोधन अधिनियम। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या कहता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान
और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय। अल्पसंख्यक समुदाय का मतलब हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पर्शियन, ईसाई, ये लोग जो वहां पर रह रहे हैं वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको 20 अलग अलग सर्टिफिकेट में से कुछ आपके सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने होंगे और उस आधार पर वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन ये कानून बनाया किसने? इसके लिए कानून बनाने के लिए किसके पास अधिकार है? तो ये अधिकार है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 11 के तहत। किसके पास? भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट के पास है। और संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति। ये पार्लियामेंट्री व्यवस्था जो भारत में है, ये हमने कहां से अडॉप्ट करी थी? तो ये हमने ब्रिटेन से ले रखी है। और भारत के अंदर आपके पास क्या होती है? सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था है, एकल नागरिकता की व्यवस्था है। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में आपकी दोहरी नागरिकता थी, लेकिन उसको भी क्या कर दिया? आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A यानी 35A को हटाकर वो व्यवस्था भी अब क्या हो गई? समाप्त हो गई। दोहरी नागरिकता नहीं है भारत में, सबके पास एक नागरिकता है। कोई नागरिकता प्राप्त कर रहा है महाराष्ट्र में तो उसके लिए भी क्राइटेरिया वही है, कोई अगर उत्तराखंड में कर रहे हैं तो उसके लिए भी क्राइटेरिया वही है। तो ये चीजें समझ में आ गई। देखो, जहां समझ में नहीं आएगा कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी चीजें भी समझाऊंगा उसमें, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से सवाल कैसे बन सकते? सर, सवाल बनने के लिए आपके पास क्या होगा कि भारत में संसदीय व्यवस्था प्रणाली कहां से ली गई है? मैंने आपसे कहा ना संसदीय व्यवस्था, भाई भारत में पार्लियामेंट्री व्यवस्था है। संसद का हिस्सा कौन कौन होते हैं? तो एक तो हो गया हमारा राज्यसभा, होता है ना राज्यसभा। एक होता है आपका कौन सा? लोकसभा। एक होता है लोकसभा और अगला क्या हो जाता है आपका? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो ये तीन व्यवस्था जो जिसके तहत क्या आता है आपके, इससे बनता है संसद। ये संसद के तीन अंग है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 80, आर्टिकल 81 और ये जनाब है किसमें? 52 में। ये अलग अलग आर्टिकल जिसके तहत भारत का क्या बनता है? संसद। कोई ड्राफ्ट कहीं भी लाओ, यहां लाई, यहां चर्चा हुई, उसके बाद वोटिंग हुई, वोटिंग होने के बाद जो क्राइटेरिया हो गया पास हो गया, यहां लाए, वही चर्चा हुई, बहस हुई, पक्ष विपक्ष ने अपने अपने विचारधारा रखी, फिर आपका यहां भी वोटिंग हुई, पास हो गया, सिग्नेचर कर दिए भारत के राष्ट्रपति ने, उस पर साइन कर दिए, उसके बाद वो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है, ठीक है। और ये व्यवस्था हमने कहां से कॉपी कर रखी है? तो ब्रिटेन से। समझो, संसदीय व्यवस्था हमने कहां से ले रखा है? ये ब्रिटेन से ले रखा है। नेक्स्ट देखिएगा, विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के संबंध में काफी बात की गई है। सर, ये आर्टिकल 6 के अंदर बात की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा आपका? जो 6 है, वो क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों को किस तरह भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगला देखिएगा, अनुच्छेद 9 के तहत क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होगा? भाई उसकी देखिएगा, देयर इज द इंडियन सिटीजनशिप विल बी एंड। भारत की जो नागरिकता है वो क्या हो जाएगी? समाप्त मानी जाएगी, समाप्त समझी जाएगी यदि वो भारत किसी दूसरे देश की क्या ले लेता है? नागरिकता ले लेता है, ठीक है। चल, अगला क्या है भाई? तो ये था हमारा 2 पार्ट। तो इसी तरह से हम लोग चीजों को पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को आगे क्या किया जाएगा? थोड़ा लंबी क्लासेस लेकर इसे समाप्त कर दिया जाएगा और उससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ में लगाऊंगा। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि जो आपके मिसलिनियस टॉपिक हैं उन पर भी आपको अलग सा सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। आप सभी लोग रेलवे जॉब एक्सप्रेस से जुड़े, हमारे साथ जुड़े और आगे भी जुड़ना है आपको। उसके लिए क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इस तरह की जानकारी आपको रेगुलर मिलती रहेगी, अपडेट आप होते रहेंगे। चलेगा, आपसे यही विदा लेंगे, मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।